न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ये दोनों एक ही है। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियोज ने दिया था। तो गैलीलियो ने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन कर रहा था तो उसके बारे में उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसके बारे में 3 चीज़ें देखी। पहला चीज़ ये उन्होंने ये देखा कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अप टू डाउन के डायरेक्शन मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेट होगा। जैसे यहाँ से कोई आप इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ बॉल आप छोड़ दीजिए, तो बॉल आप यहाँ पर रिलीज़ करेंगे तो बॉल क्या करेगा, बहुत रैपिडली तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया, कहा कि अगर कोई भी बॉल जो है वो डाउन टू अप पे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, ठीक है ना। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन पे अगर वो मूव करेगा तो वहाँ पर जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगा, और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो तो वहाँ ना तो एक्सेलरेशन होगा और ना ही रिटार्डेशन होगा। तो इसको बढ़िया से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया। और गैलीलियो ने इक्वेशन ऑफ मोशन भी दिया है, जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे। v = ut, s = ut + ½ at स्क्वायर एंड v² = u² + 2as। ओके, तो गैलीलियो ने बताया, जैसे मान लीजिए उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिया, उन्होंने ये कहा कि यहाँ से मान लीजिए कोई भी बॉल अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, तेज़ी के साथ नीचे आएगा, फिर इस सतह से इस फ्लोर पे अपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, फिर वो अप के डायरेक्शन में बहुत फास्टली तरीके से जाएगा, फिर अप पे जाने के बाद फिर इसकी स्पीड कम होगी, फिर वो नीचे आएगा और फिर एक कांस्टेंट स्पीड बनाएगा, फिर आपका अप पे जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली तरीके से वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए इस दीवार को हटा दिया जाए, इस वॉल को हटा दिया जाए, तो ये बॉल अगर हम यहाँ से रिलीज़ करें और ये प्लेन कंडीशंस उन्होंने रखी, ये प्लेन फ्रिक्शनलेस हो, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपकी स्पीड को कम कौन करता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, आपकी स्पीड को कम करेगा, तो वो आपकी स्पीड को कम कर देता है, ठीक है ना। तो स्पीड को यहाँ पर क्या करेगा, कम कर देगा, और जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली आगे की तरफ टेंस हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो यहाँ पर बॉल जो होगा वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया। तो इसका उनका कहने का मतलब ये था कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो गैलीलियो ने कहा कि उन्होंने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने, कि द स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है, द स्टेट ऑफ मोशन कोई भी बॉडी स्टेट मोशन में है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों केसेस में जो नेट फोर्स है वो कोई भी नेट फोर्स वहाँ पर अप्लाइड नहीं होता है। उनका कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगी, वहाँ पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट अगर ना हो। तो यही आपकी इनर्शिया है जो कि गैलीलियो ने स्टेट किया था। और उन्होंने इस स्टेटमेंट को भी इनकरेक्ट किया। कौन सी स्टेटमेंट को, उन्होंने स्टेटमेंट को भी नेग्लेक्ट किया, किसको, कि द नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में किसी बॉडी को अपना यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए एक नेट फोर्स चाहिए। बट उन्होंने ये कहा कि अगर प्लेन
फ्रिक्शनलेस हो तो उनको कोई भी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के टाइप्स के बारे में, तो इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स as it tells us about an agent without which acceleration is not possible, ठीक है ना। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इटसेल्फ, कोई भी बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन को खुद ही चेंज नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी कहा, सेकंड, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाई इटसेल्फ, तो कोई भी बॉडी अपने मोशन स्टेट को भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर सकती। तो इनर्शिया का मतलब सिर्फ यही है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज मतलब विरोध करना, रोकना। कहने का मतलब अगर ये बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन को अपोज करेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन को अपोज करेगी। यही कहलाता है आपका क्या, इनर्शिया कहलाती है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है जिसमें बॉडी क्या करती है, किसी भी चेंजेस को अपोज करती है, वो चाहे रेस्ट टू मोशन में है चाहे मोशन टू रेस्ट, वो इनर्शिया होगी, ठीक है। आप सीधे सीधा बोल सकते हैं अपोज टू एनी चेंजेस ऑफ इट्स स्टेट, इट्स कॉल्ड इनर्शिया, एग्जैक्ट। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया, पहला टाइप्स रेस्ट, दूसरा टाइप्स मोशन, तीसरा टाइप डायरेक्शन। तीनों के एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रेस्ट पोजीशन के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच है ट्रीज़ का, तो जिसको हम सेक करते हैं, ठीक है ना। व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्रीज इज सेकन, राइप फ्रूट्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल। जब हम किसी पेड़ के ब्रांच की डालियों को हम सेक करते हैं, मीन्स हिलाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो वहाँ पर जो पके हुए फल होते हैं वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय ब्रांच के साथ जो आपके फल्स हैं, वहाँ पे फ्रूट्स हैं, वो रेस्ट, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। बट सडनली जो आपके ब्रांचेज हैं वो मोशन में आ गए, तो जब आपके ब्रांचेज मोशन में आ गए तो वहाँ पर जो फ्रूट्स होंगे वो क्या करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, रेस्ट को अपोज करेंगे। जहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करेगा फ्रूट्स पर, जिसकी वजह से वो डॉली से टूट करके नीचे गिर जाएंगे। और गिरते किसकी वजह से हैं, ग्रेविटी की वजह से। तो डिटैच्ड होने के बाद ग्रेविटी अपना काम करती है, वो उसको क्या करती है, नीचे की तरफ गिराती है। अब ग्रेविटी क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे किसी कारपेट से मैं धूल निकालनी हो तो क्या करते हैं, कारपेट को हैंग करेंगे, वी हैंग द कारपेट एंड देन बीट इट, ओके। तो हर कारपेट को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, उसको बीट करेंगे, स्ट्राइक से, एक को स्टिक से स्ट्राइक करेंगे, जिससे स्ट्राइक करने के बाद कारपेट तो मूव कर जाता है स्टिक के साथ, बट डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो रिमेंस एट रेस्ट, मीन्स अपने रेस्ट पोजीशन पर ही बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिटैच्ड हो जाते हैं, किससे, कारपेट से। समझ में आया। कैरम खेलते हैं तो कैरम में जब स्ट्राइक करते हैं, आप स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो आप देखते हैं कि जब बहुत सारे आपका यहाँ गुच्छा बना रहता है, बहुत सारे कॉइन्स बने रहते हैं, तो कभी कभी नीचे वाला कॉइन निकल जाता है, बाकी सबके कॉइन वही बने रहते हैं। वाई, बिकॉज जैसे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइकर नीचे लोएस्ट पार्ट को टच करेगा तो लोएस्ट पार्ट मोशन में आ जाता है, बट अपर बॉडी क्या रहती है, वो रेस्ट में रहती है, जिसकी वजह से लोअर पार्ट तो निकल जाता है बट अपर पार्ट मेंटेन बना रहता है। इट इज़ क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और बता सकता हूँ, जैसे आप उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको जैसे आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में खड़े हैं, सडनली ड्राइवर क्या करता है, बस स्टार्ट करता है, आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, या बस चल रही है, वो तो अलग एग्जांपल हो गया। चलिए, तो जैसे मान लीजिए बस रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसमें बस के बॉडी से आपकी बॉडी टच में है,
तो आपकी बॉडी जो है वो क्या होती है, टोटल बॉडी रेस्ट पोजीशन में बनी रहती है। बट जैसे ही बस स्टार्ट होता है, बस जैसे स्टार्ट होगा उस समय क्या होगा, आपकी लोअर बॉडी बस के साथ मोशन में आ जाएगी, बट अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पोजीशन मेंटेन किए रहेगी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कट के अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि आप पीछे की तरफ हो जाएं। क्यों पीछे? क्योंकि पीछे वाला जो आपका अपर बॉडी है वो क्या है, आपका रेस्ट पोजीशन पे, और रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अपोज करेगा आगे जाने से, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। समझ में आया नेसेसिटी ऑफ रेस्ट? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक ग्लास ले लीजिए, पेपर रख लीजिए, इस पर कॉइन रख लीजिए, ग्लास खाली हो, स्ट्राइक करे पेपर पे बहुत तेज़ी के साथ, पेपर हट जाएगा लेकिन कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। रीज़न, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके। सेकंड एक आपका जो है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे बस में आप बैठे, बस से ही सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ तीनों के। बस में आप बैठे लेकिन बस इसमें मोशन में है, तो जब मोशन में होगा तो आपकी बॉडी टोटल क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। तो जब टोटल बॉडी आपकी मोशन में रहेगी तो उस समय जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आपकी लोअर बॉडी बस के टच में रहती है, तो सडनली वो स्टॉप्ड हो जाती है। बट आपकी अपर बॉडी वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से आप गिर जाते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से आप उतरते हैं या बस से, तो जैसे ही आप उतरते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में आप थोड़ी देर दौड़ते चलिए। अगर नहीं, क्योंकि जैसे ही आप जंप करेंगे बस से तो उसमें पूरी बॉडी आपकी मोशन में है, और लोअर बॉडी ग्राउंड से टच हुई, तो लोअर बॉडी जैसे ही ग्राउंड पे टच हुई तो ये जो लोअर पार्ट है ये तो रेस्ट में आ गया, बट अभी अपर पार्ट आपका मोशन में है। ठीक है, तो उस इनर्शिया को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बस से दौड़ने के लिए, बस से जब हम दौड़ते हैं तो वहाँ पर बस से जब हम जंप करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी दूर तक हम दौड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो ख़त्म हो जाए, तो हम रेस्ट पोजीशन पे आ सकें। समझ में आया? तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल मैं बता दूं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल आप देखते हैं, बस में आप बैठे रहते हैं, तो जब आप बस लेफ़्ट डायरेक्शन में जाती है तो आपकी बॉडी राइट डायरेक्शन में, जब आपकी बस राइट डायरेक्शन में तो आपकी बॉडी लेफ़्ट डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में आप बैठे हैं तो ये आपकी लोअर बॉडी, ये आपकी अपर बॉडी, बस इस डायरेक्शन में जा रही है। बस अगर इस डायरेक्शन में मोशन है तो आपकी टोटल बॉडी जो होगी, ये टोटल बॉडी क्या करेगी, वो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटेन किया हुआ है उसने। तो इनर्शिया ऑफ मोशन को जब उसने कंटेन किया हुआ है तो जैसे ही वो इस डायरेक्शन में टर्न होगी, लोअर बॉडी तो इस बस के साथ साथ टर्न हो जाएगी, बट अपर बॉडी क्या करेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इस डायरेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी तो इस डायरेक्शन में मोशन है ना। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लेफ़्ट और राइट, इसे बस लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न करेगी तो आप राइट में, और बस राइट में टर्न करेगी तो आप लेफ़्ट में टर्न करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनर्शिया एंड मास का। ठीक है, ये बताइए, आप दो टेबल ले लीजिए या दो आप बॉक्स ले लीजिए, एक बिग बॉक्स एक स्मॉल बॉक्स, और एक ले लीजिए कार, एक ले लीजिए रेलवे का वैगन। ठीक है, दोनों को सेम फोर्स से पुश करिए। सेम फोर्स से जब आप पुश करते हैं तो आप देखते हैं कि इसको ईजिली रूप से तो आप मूव करा लेते हैं, बट इसको ईजिली रूप से मूव नहीं करा पाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, कार को पुश करिए, रेलवे को पुश करिए, रेलवे के इंजन को या वैगन को, तो यहाँ पर ईजिली रूप से इसको आप थोड़ा बहुत तो
मोशन में ला सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या कर चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए। मीन्स जितना फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं उतने फोर्स लगा कर के आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज ये आपको अपोज कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज करने से। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। और यहाँ बॉक्स क्यों कर रहा है अपोज आपको? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से इसको आपको मूव कराने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और इसको आप इजीली रूप से मूव करा ले रहे हैं। आपका घर का एक छोटा बच्चा है तो उसको 2 घंटा आप मार करके उसको भगा सकते हैं अपने रूम से, लेकिन अपने आपके पापा जी आ गए तो आप उनको भगा लेंगे? नहीं भगा सकते आप। ठीक है? क्यों नहीं भगा सकते? क्योंकि वहाँ पर उनकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो मास की वजह से इसकी पावर ज़्यादा हो गई। मीन्स मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मास जितनी ज़्यादा होगी वो आपको अपनी रेस्ट पोजीशन पर रहने के लिए ज़्यादा अपोज करेगा। मीन्स उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। मीन्स इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर कार का जो मास है वो वैगन्स के मास के कम है, और बिग बॉक्स का जो मास है वो स्मॉल बॉक्स के मास से कम है, जिसकी वजह से इनर्शिया इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। इट इज़ क्लियर?